हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। संडे आज और एक स्पेशल सेशन करने वाले हैं। छोटा सा क्लास होगा आज का, 20-22 मिनट की क्लास रखेंगे, लेकिन इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब भरपूर मिलेगी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और इस आर्टिकल की खूबी ये है कि ये लिखा गया था 1973 में, आज से 50 साल पहले। इतने पुराने आर्टिकल्स इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आप हर वक्त के और हर तरह के राइटर की लिखावट को पढ़ना सीखें। आपका एग्जामिनर ये नहीं चाहता है आपसे कि आप द हिंदू की पूंछ पकड़ लें या टाइम्स ऑफ इंडिया के पीछे पड़ जाएं। हर तरह की चीज़ पढ़ना सीखो, ताकि कैसा भी आरसी आपको पेपर में मिले, यू कैन हैंडल इट। शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्लास के लास्ट में आराम से इसको सॉल्व करना है। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द क्विज। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया। ऑलराइट, कह रहे जी द फॉल ऑफ साइगोन। देखिए, साइगोन एक सिटी है वियतनाम की। इसका नाम अब बदल चुका है। फॉल का मतलब होता है गिर जाना या ढह जाना। टाइटल आपसे ये कह रहा है कि साइगोन गिर चुका है, साइगोन ढह चुका है। वियतनाम ने साइगोन के जरिए अपने घुटने अमेरिका के सामने टेक दिए हैं। आ गई बात समझ में? देखो, साइगोन जो है ना, इसको आजकल बोलते हैं हो ची मिन सिटी। आपके सामने कुछ इसकी पिक्चर्स हैं, देख पा रहे होंगे आप। खूबसूरत देश है ये। वियतनाम में टूरिज्म भी खूब है। तो ये हो चिन मी सिटी को ही आज से 50 साल पहले साइगोन बोला जाता था। अब देखो, ये आर्टिकल थोड़ा सा बायस्ड है। बायस्ड इस सेंस में आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि वियतनाम हार गया है, लेकिन एक्चुअल में हारा था अमेरिका। और ये आपको बात कैसे पता लगेगी? अगर आप 1973 की कुछ पिक्चर्स देखोगे ना, तो वहाँ से आप देख पाओगे। ये आइकॉनिक पिक्चर है। 1973 में सारे डिप्लोमेट्स अमेरिका के वियतनाम से इमरजेंसी में भागे थे हेलीकॉप्टर के जरिए। समझ पा रहे हैं? ये हेलीकॉप्टर बुलाया गया और इमरजेंसी में इनको ले जाया जा रहा है, वहाँ से एम्बेसी को खाली करवाया जा रहा है। तो इस तरीके से अमेरिका वियतनाम युद्ध हारा था। लेकिन ये आर्टिकल एक अमेरिकन मैगजीन में छपा है, इसलिए अमेरिका के पक्ष में लिखा गया है। चलिए अब टाइटल देखते हैं। टाइटल पैराग्राफ को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, वियतनाम लुक्स टू द फ्यूचर विद होप एंड डिटर्मिनेशन, बैंकिंग ऑन इट्स रेजिलियंस। कह रहा है वियतनाम नाम का जो देश है ना, ये लुक टू द फ्यूचर करता है। लुक टू द फ्यूचर मतलब फ्यूचर की तरफ देखना, आशा भरी निगाहों से, होप के साथ में, एक्सपेक्टेशंस के साथ में। तो वियतनाम बहुत ही आशावादी है अपने फ्यूचर के लिए, होप के साथ, आशा के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ में, यानी कि पक्के इरादे के साथ में। डिटर्मिनेशन जानते हैं ना, रिजॉल्व, आपकी विल, आपका इरादा। और ये काम कैसे करता है वियतनाम? बैंक ऑन करते हुए, भरोसा जताते हुए, अपनी रिजिलियंस में, अपने जुझारूपन में। रेजिलियंस मतलब आपका जुझारूपना, गिर के उठने की ताकत, आपकी टॉलरेंस, विफलता पाने के बाद, फेलियर पाने के बाद फिर से काम करने का आपका जो जज्बा है ना, आपका जुझारूपना। तो अपने जुझारूपने पे बैंक ऑन करते हुए, डिपेंड करते हुए, आशा दिखाते हुए वियतनाम अपने फ्यूचर की तरफ देखता है, आशा और डिटर्मिनेशन के साथ। थोड़े भारी भारी वर्ड्स हैं, लेकिन यही अपना ऑब्जेक्टिव है इस आर्टिकल से सीखना। वियतनाम आपका सब्जेक्ट है। लुक टू समथिंग का मतलब है किसी चीज़ की तरफ देखना। बैंक ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करना, आशा रखना, काउंट ऑन करना। जैसे आप बैंक ऑन कर सकते हो इस क्लास पे कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर इस क्लास से सुधर जाएगी एग्जाम के लिए। सो यू कैन बैंक ऑन वाईटी ग्रामर क्लासेज या वाईटी एडिटोरियल क्लासेज फॉर योर इंग्लिश सेक्शन। ठीक है ना? ऐसे इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। बैंक ऑन समथिंग। रेजिलियंस आपको बता दिया, जुझारूपने को बोलते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। सारी वोकैब जो भारी भारी आप देख रहे हो ना, एक साथ आपको मैं दिखा देता हूँ, ताकि इस आर्टिकल को आप स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ ही टेक्स्ट बुक के 1 ईयर पास पे, मॉक टेस्ट पास पे सेल शुरू हो चुकी है। 3 दिनों तक 1 ईयर मॉक टेस्ट पास आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस पे 269 रुपीज़ में। इस मॉक टेस्ट पास के अंदर आपको एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सभी एग्जाम्स का सिंगल पास मिल जाता है। लगभग 70,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और वो भी नए पैटर्न के हिसाब से। तो जो भी आपका एग्जाम है ना, उसका नया पैटर्न मॉक टेस्ट पास में अपडेट कर दिया गया है। अलग अलग बाय नहीं करना, एक ही पास में सब कुछ इंक्लूडेड है। डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, फर्स्ट कमेंट में टेक्स्ट बुक का, उस पर क्लिक करें। 299 में दिखाएगा आपको मॉक टेस्ट पास। एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए कोड लगा लेना YT10। जैसे इस कोड को लगाएंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 269 रुपीज़। अगर पास की ज़रूरत थी देन दिस इज़ द राइट टाइम। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है। रेजिलियंस यानी कि जुझारूपने से शुरू करेंगे अपने वोकैब वर्ड्स को। थोड़ा मैं जूम इन कर दूँ इसको। चलिए, द एबिलिटी टू बाउंस बैक। बाउंस बैक करना मतलब गिर के खड़ा होना। जुझारूपना यही होता है ना, आप गिरे, आपको असफलता मिली, लेकिन आपने फिर से काम करना चालू रखा है ना, उसको कंटिन्यू किया।
इंडियन इकोनॉमीज रेजिलियंस हेल्प्ड अस कोप विद द रिसेशन ऑफ 2009। भारत की इकॉनमी की रेजिलियंस ने, जुझारूपने ने भारत को मदद किया कि वो कोप विद करे, सामना करे 2009 के रिसेशन का, 2009 की आर्थिक मंदी का। याद रखें, कोप विद सही फ्रेजल वर्ब होती है, कोप अप विद गलत फ्रेजल वर्ब होती है। कोप अप जहाँ भी लिखा हुआ मिले समझ लेना एग्जामिनर ने गलती की हुई है, कोप विद होता है ना कि कोप अप विद। ये वर्ड आर्टिकल में आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है जी रैनकोर। बहुत बार आ चुका है अलग अलग तरह की क्लासेस में। रैनकोर का मतलब होता है कड़वाहट, किसी के लिए नफरत, किसी के लिए गुस्सा या रोष। द रैनकोर बिटवीन द टू फैमिलीज हैज़ केप्ट देम फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर फॉर डेकेड्स। जो कड़वाहट है दोनों परिवारों के बीच में, उसने उनको कीप फ्रॉम किया है। कीप फ्रॉम करना मतलब किसी को किसी काम करने से रोकना। तो कड़वाहट ने इनको रोके रखा है, दोनों परिवारों को एक दूसरे से टॉक करने से, बातचीत करने से, पिछले कई दशकों से, पिछले दसियों सालों से। अब देखो, ये हेट्रेड या रैनकोर को एनिमोसिटी, बिटरनेस, डिस्टेट, रिसेंटमेंट और एक्रीमनी भी बोलते हैं। आज बिटरनेस या बिटर नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। बिटर मतलब कड़वा, एडजेक्टिव है। बिटरनेस मतलब कड़वाहट, एक नाउन है। चलिए अगला वर्ड अपने पास इसेंस। इसेंस हिंदी में बोलते हैं सार, किसी भी चीज़ की आत्मा। क्रक्स या जिस्ट इसके सिनोनिम्स होते हैं इसेंस के। फोटोग्राफ्स आर टूल टू कैप्चर द इसेंस ऑफ ए सिचुएशन। फोटो जो होती हैं वो एक उपकरण है, एक जरिया है किसी भी सिचुएशन की इसेंस को कैप्चर करने का, किसी भी सिचुएशन के माहौल के सार को पकड़े रखने का। आप एक फ़ोटो ले लो किसी भी सिचुएशन की, हमेशा आपके पास रहेगी, उस सिचुएशन का फील आपको हमेशा आता रहेगा। अगली फ्रेजल वर्ब है अशर इन करना। अशर इन का मतलब होता है किसी चीज़ को पहली दफ़ा लेकर के आना, इंट्रोड्यूस करना, ब्रिंग इन करना, सबके सामने रखना। द कोल्ड वॉर अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जो कोल्ड वॉर थी, शीत युद्ध था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, उसने अशर इन किया, इंट्रोड्यूस किया एक नए युग, एक नई एरा को न्यूक्लियर वेपन्स की। लॉन्च, किक इन, रिंग इन, कमेंस, इनिशिएट सभी अशर इन के सिनोनिम्स हैं, किसी चीज़ की नई शुरुआत के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिंपल ही वर्ड्स है ना। लॉन्च करना जानते ही आप, लॉन्च करना क्या होता है ना। स्कीम को लॉन्च कर दिया, स्कीम को रिंग इन कर दिया, कमेंस कर दिया। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है आज का बैंक ऑन। आपको ब्रेक करके बताई हुई है फ्रेजल वर्ब। बैंक क्या होता है? बैंक किसी भी बिजनेसमैन की आखिरी होप होता है। जब किसी भी व्यापार धंधे में आपको पैसे की ज़रूरत हो, आप बैंक के पास जाते हैं और हमेशा आपके पास ये आशा ज़रूर होती है कि बैंक से जाकर के मदद ज़रूर मिल जाएगी, है ना। व्यापार करने के लिए बैंक हमेशा आपको कुछ ना कुछ लोन्स, कुछ ना कुछ फैसिलिटी देता रहेगा। तो वहीं से इस फ्रेजल वर्ब को बनाया गया है बिजनेसमैन की वोकैबुलरी से। बैंक ऑन करना, किसी चीज़ पे डिपेंड करना, अपनी आशाओं को आधारित कर लेना। जैसे मैं बैंक ऑन करता हूँ मेरे क्रेडिट जो है हार्डवर्क पे या मेरी नॉलेज पे, आप बैंक ऑन कर सकते हैं किसी और चीज़ पे ना। योर फैमिली एंड नियर वंस आर द ओनली पीपल यू कैन बैंक ऑन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। आपका परिवार और आपके नज़दीकी लोग खाली वही लोग हैं जिन पे आप बैंक ऑन या डिपेंड ऑन कर सकेंगे मुश्किल के वक्त में, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। इन द फेस ऑफ मतलब सामना करते हुए, एडवर्सिटी मतलब मुश्किल, है ना, डिफ़िकल्टी। इसको रिलाई ऑन या अपॉन भी बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आप देखेंगे। बैंक से जोड़ के इसीलिए बता रहा हूँ ताकि हमेशा याद रहे। लास्ट वर्ड है आपके लिए नया आज, सोलेम। सोलेम का मतलब होता है सीरियस एंड सिंसियर, जिसमें मजाक मस्ती का कोई एलिमेंट ना हो। मैं आपको कोई बात बोलूँ, सिंसियरली बोलूँ और बड़ी गंभीरता से बोलूँ, तो वो बात, वो प्रॉमिस, वो शपथ या वो स्टेटमेंट एक सोलेम स्टेटमेंट होगी। समझ पा रहे हो ना बात को? एग्जाम्पल देता हूँ एक स्टेटमेंट के जरिए। सोल्जर्स आर बाउंड बाय सोलेम ओथ ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर मदरलैंड। जितने भी सैनिक हैं, जवान हैं, वो बंधे हुए होते हैं उस सीरियस ओथ से, उस गंभीर शपथ से। मौज मस्ती की, मजाक मस्ती की नहीं होती, ये गंभीर शपथ है। और ये शपथ किसकी है? प्रोटेक्ट करने की, अपनी मातृभूमि को, अपनी मदरलैंड को। अब इसको अर्निस्ट को, इसको जो है सोलेम को अर्निस्ट या सोबर भी बोलते हैं। आज आप जो है सोलेम नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ये एक एडजेक्टिव है। अर्निस्ट भी आएगा किसी क्लास में, इसका सिनोनिम ही होगा, वहाँ पे आपको फिर से रिवीजन करवाऊंगा। ऐसे ही रिवाइज करते करते रोज़ क्लास लोगे तो आपकी वोकैब तैयार हो जाएगी। चलिए अब एक समरी देंगे आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो आज का आर्टिकल लिखा हुआ है रिपोर्टिंग टोन में, और ये बता रहा है कि आपको कैसे अमेरिका ने अपनी डिप्लोमेसी के दम पे वियतनाम वॉर को ख़त्म करवाया। हकीकत कुछ और है, सारी दुनिया जानती है। अगर आपको नहीं पता है तो विकीपीडिया पेज खोल लो और वियतनाम वॉर टाइप करो, विकीपीडिया आपको बता देगा, आधा घंटा लगेगा। अमेरिका ने वॉर शुरू की यूएसएसआर के साथ होड़ करते हुए। बाद में अमेरिका को लगा कि दाल नहीं गलेगी, लेकिन उस वक्त तक वियतनाम का भुर्ता बैंगन का बन चुका था।
तो वियतनाम को जब तबाह कर दिया ना दोनों ने मिलके, फिर ये अपनी अपनी जान बचा के भागे, यहाँ से यूएसएसआर, वहाँ से यूएसए। पर इनके अखबारों में इस बात को ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा गया है कि अमेरिका ने आखिरकार वियतनाम जंग को ख़त्म करवा दिया है और उनसे बातचीत करके बातचीत का रास्ता अपना रहे हैं ना। इस तरह से इस आर्टिकल को दिखाया गया है। इस आर्टिकल की टोन हो सकती है कमेंडिंग या वेलकमिंग यूएस के एफर्ट्स के लिए, साथ में रिपोर्टिंग। हकीकत कुछ और है लेकिन आर्टिकल कुछ और है। चलिए अब शुरू करते हैं, जो भी लिखा हुआ उसको पढ़ना ही है हमें। कह रहा है जी, द वेरी एंड बैटल स्कार्ड नेशन ऑफ वियतनाम can finally breathe a collective sigh of relief as President Nixon reveals a historic ceasefire agreement, making an end to the long and bitter struggle for peace. कह रहा है जी, जो नेशन है ना, नेशन ऑफ वियतनाम, जो देश है वियतनाम, जो वेरी भी है और बैटल स्कार्ड भी है। अब ये क्या होता है भाई? वेरी का मतलब है थका हुआ, लड़ लड़ के, टायर्ड, एग्जॉस्टेड। और बैटल स्कार्ड का मतलब होता है जो स्कार्ड हो, जो चोटिल हो, जो डैमेज्ड हो बैटल से, जंग के अंदर चोट खाया हुआ हो। कह रहे जी, जंग में चोट खाया हुआ और थका हुआ जो ये देश है वियतनाम, अब ये फाइनली ब्रीद कर सकता है, सांस ले सकता है। और किसकी? एक कलेक्टिव साई ऑफ रिलीफ की। साई ऑफ रिलीफ होता है रिलीफ की साई। रिलीफ मतलब चैन, साई मतलब सांस। तो ये वियतनाम अब फाइनली जो है आखिरकार मिला जुला करके कलेक्टिवली एक रिलीफ की सांस को, साई ऑफ रिलीफ को, चैन की सांस को ब्रीद कर सकता है। अच्छा, कैसे करेगा भाई? ये क्यों कर लेगा? ऐसे कैसे कर लेगा? ये कह रहा है क्योंकि जो प्रेसिडेंट निक्सन है ना, वो रिवील कर रहे हैं या रिवील करते हैं, सबके सामने रखते हैं एक हिस्टोरिक सीज फायर एग्रीमेंट को, एक ऐतिहासिक सीज फायर समझौते को। सीज फायर समझते हैं ना, गोलीबारी बंद हो जाएगी, फायर सीज हो जाएगी। और ये सारा काम होता है जी मार्क करते हुए, निशान बनते हुए, सिग्निफाई करते हुए एक अंत को, एक एंड को, जो है एक लॉन्ग और बिटर स्ट्रगल का, एक लंबी और कड़वाहट भरे संघर्ष का, पीस के लिए, शांति के लिए। आगे बात समझ में? तो ये आर्टिकल आपसे ये कह रहा है कि क्योंकि निक्सन साहब मेहरबान हो गए, निक्सन साहब ने एक एग्रीमेंट करवा दिया जो है सीज फायर का अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, और इस वजह से अब जो है वियतनाम, जो थका हारा वियतनाम है, अब चैन की सांस ले पाएगा। नेशन वियतनाम की वर्ब है, नेशन वियतनाम की वर्ब है कैन ब्रीथ। प्रेसिडेंट निक्सन की वर्ब है रिवील्स। साई ऑफ रिलीफ मैंने आपको बता दिया, चैन की सांस है ना। ब्रीथ का मतलब है लेना, साई ऑफ रिलीफ मतलब चैन की सांस। चैन की सांस के लिए अपने पास इंग्लिश में एक छोटा सा वन वर्ड है। चैन की सांस हो या छोटी सी कोई चैन की सांस हो ना, छोटा सा रिलीफ आपको मिले, तो वन वर्ड जो बनता है उसके लिए ये बनता है, जिनको पता हो डालना कमेंट्स में, बहुत बार करवा चुका हूँ, रिप्रीव। ठीक है, रिप्रीव। और इसी पे एक ईडियम भी बनती है छोटी सी चैन की सांस के लिए। अगर आपको कहीं छोटा सा कुछ मौका मिले चैन की सांस लेने का, तो ईडियम बनती है जी कोल्ड कंफर्ट। ज़्यादा कंफर्ट नहीं, कोल्ड कंफर्ट मतलब हल्का फुल्का सा कंफर्ट। तो ये वन वर्ड और ये ईडियम दोनों चैन की सांस के लिए, लिख लेना कहीं पे, याद रहेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी मतलब थका हुआ, स्कार्ड मतलब डैमेज्ड है ना, बिटर मतलब रैंकरस, बहुत ही कड़वाहट भरा, ब्रूटल। कह रहे जी, अमिट्स द बैकड्रॉप of initial papers and international supervision, the crux of the matter remains. अब वो क्या remains है? The withdrawal of American troops from South Vietnam and the return of thousands of American prisoners of wars. अब ये न्यूज़पेपर ये भी लिख रहा है कि चलते हुए इस बैकड्रॉप के, देखिए बैकड्रॉप का मतलब होता है ये परिदृश्य है, ये जो बैकग्राउंड में जो सीनरी चल रही है, जिसमें वियतनाम जो है, मतलब समझ गए ना, सीज फायर कर रहा है, निक्सन साहब बीच में आ चुके हैं। कह रहा है जी, इसी बैकड्रॉप के चलते हुए अमिट्स, इसी के मिडल में। और ये बैकड्रॉप किसकी है? ये बैकड्रॉप है इनिशियल पेपर्स की और इंटरनेशनल सुपरविजन की। बहुत सारे पेपर्स हैं जो इनिशियल हैं, जिन पे सबने साइन किए हुए हैं, इनिशियल्स किए हुए हैं। इनिशियल समझते हैं ना, आपका साइन कर देते हैं, वो आपका इनिशियल होता है। और ये इंटरनेशनल सुपरविजन भी चल रही है, हर कंट्री इस मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है। कह रहा है इस पूरे बैकग्राउंड के चलते ना, जो क्रक्स है, जो सार है, जो जिस्ट है पूरे मामले का, वो अभी भी बना हुआ है, वो अभी भी रिमेन्स है। और क्या जिस्ट है इस पूरे मामले का? विड्रॉ किया जाएगा अमेरिका की फ़ौज को साउथ के वियतनाम से, साउथ वियतनाम से, और रिटर्न किया जाएगा वियतनाम के द्वारा सैकड़ों अमेरिका के प्रिजनर ऑफ वॉर्स को, अमेरिका के ऐसे बंदियों को जो वॉर के दौरान प्रिजनर बनाए गए हैं। बात आई समझ में? तो पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो चुकी है, पेपर्स पे साइन हो रहे हैं, इंटरनेशनल सुपरविजन हो रहा है, कनाडा और दूसरी कई कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और अमेरिका अपनी फ़ौजें वापस लेके भाग रहा है वियतनाम से, और अमेरिका को उसके प्रिजनर ऑफ वॉर्स वियतनाम वापस भी कर रहा है। चलिए, क्रक्स वर्ड आप जानते ही हैं, इसेंस, सार, जिस्ट, स्पिरिट, इसकी वर्ब है रिमेन्स। इनिशियल मैंने आपको बता दिया, साइन किए हुए ऑफिशियली है ना, साइंड एंड अप्रूव्ड या ऑथोराइज्ड।
चलिए आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, विद अ सोलेम नोट टू द सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड, निक्सन्स एड्रेस स्टैंड्स एज ए टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ डिप्लोमेसी। कह रहे जी एक सोलम नोट के साथ, नोट का मतलब होता है हामी, अग्रीमेंट। कोई आपसे पूछता ना कि हाँ जी आपने ये किया है, आप हाँ सर घुमाते हो अपना, है ना, सर को ऊपर नीचे करते हो, वो नोट होती है। अग्रीमेंट करते हो आप उसकी बात से, यस बोलते हो। और सोलेम का मतलब आप समझ ही चुके हो, जो बहुत सिंसियर हो और बहुत गंभीर हो। तो एक गंभीर भरी हामी के साथ में, और ये हामी है उस बलिदान की, सेक्रीफाइस की, और उस बहादुरी की, उस ब्रेवरी की। और ये बहादुरी है उन लोगों की जो इन्वॉल्व थे इस पूरी वॉर में। कह रहा है ऐसी एक नोट के साथ ना निक्सन साहब का जो एड्रेस है वो खड़ा होता है, स्टैंड होता है एक टेस्टामेंट के तौर पे, एक एविडेंस के तौर पे, एक सबूत के तौर पे। और सबूत किसका? पावर ऑफ डिप्लोमेसी का, कूटनीति की ताकत का। और किस चीज़ में ताकत है डिप्लोमेसी की? इन ब्रिंगिंग एन एंड टू अ चैप्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड अशरिंग इन अ एरा ऑफ होप। ये डिप्लोमेसी की पावर है ब्रिंग करने में एक एंड को, एक कॉन्फ्लिक्ट के चैप्टर के, है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका एक चैप्टर खत्म हो गया, ये ब्रिंग कर दिया गया, इसके एंड को ला दिया गया। और साथ ही ये पावर ऑफ डिप्लोमेसी है अशर इन करने में, इंट्रोड्यूस करने में एक नई एरा, एक नए युग को, जो है आशा का। बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है। एड्रेस जो है निक्सन का, इसकी वो स्टैंड्स। टेस्टामेंट का मतलब होता है सबूत, है ना, किसी चीज़ का एविडेंस, किसी चीज़ का विटनेस, प्रूफ भी बोलते हैं इसको। सोलेम आप देख चुके हैं, जो बहुत गंभीर हो और बहुत ज़्यादा सिंसियर हो। नोट का मतलब होता है हामी, किसी चीज़ से अग्रीमेंट। अशर इन करना, ब्रिंग इन करना, किक इन करना, कमेंस, रिंग इन, इंट्रोड्यूस, किसी चीज़ को सबसे पहले सबके सामने लेकर के आना। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ इसका, छोटा सा आर्टिकल है। कह रहा है जी, मिस्टर निक्सन ऑल्सो डिस्क्लोज्ड दैट द सीज फायर which would be supervised by an international force drawn from Canada, Hungary, Indonesia and Poland, had the support of President Thieu of South Vietnam। कह रहा है निक्सन साहब ने ये भी डिस्क्लोज कर दिया, इस बात को भी सबके सामने रख दिया, ऐलान कर दिया कि ये जो सीज फायर है ना, ये जो हथियारों में, समझ गए ना, सीज फायर हथियार छोड़ देना, हथियार डाल देना, एक दूसरे पे गोलीबारी बंद कर देना, इसको आर्मिस्टिस या ट्रूस भी बोलते हैं। आर्मिस्टिस एक एडवांस वर्ड है। तो निक्सन ने ये बोला कि ये जो सीज फायर जो हमने करवाई है, जो कि सुपरवाइज होगी, जो कि सुपरविजन में होगी एक इंटरनेशनल फोर्स के, एक इंटरनेशनल बल के, है ना, इंटरनेशनल जो है फौजों के। और ये फौजें कहाँ से आई हैं? इन सभी कंट्रीज़ की मिलीजुली फौजें हैं। कह रहा है ये जो सीज फायर है ना, इसको सपोर्ट है साउथ वियतनाम के प्रेसिडेंट थियू का। तो हम ज़बरदस्ती नहीं करवा रहे हैं, साउथ वियतनाम का प्रेसिडेंट भी तैयार है सीज फायर करने के लिए, ऐसा मिस्टर निक्सन ने बोला। निक्सन की वर्ब है डिस्क्लोज्ड। सीज फायर की वर्ब है हैड, विच आया सीज फायर के लिए, इसकी वर्ब है वुड बी सुपरवाइज्ड। पैसिव वॉइस लगी हुई है, मॉडल प्लस में बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म सुपरवाइज्ड। ध्यान दिया करो इन कंस्ट्रक्शंस पे, कब एक्टिव कब पैसिव। खाली सीख लेना और एक्टिव को पैसिव में बदल देना, यही आपको नहीं आना चाहिए। हर सेंटेंस को पढ़ते हुए वर्ब को तोल के देखा करो, ये एक्टिव में है पैसिव में है। कह रहे जी, दो द स्कार्स ऑफ द पास्ट मे नेवर फुली हील, वियतनाम लुक्स टू द फ्यूचर with hope and determination, banking on its resilience and strength that can guide it forward। कह रहा है हालांकि जो स्कार्स हैं, जो घाव हैं, देखो ऊपर एक वर्ड आया था बैटल स्कार्ड, बैटल स्कार्ड। स्कार्ड मतलब चोट खाया हुआ, एडजेक्टिव है स्कार्ड, है ना, चोट खाया हुआ, डैमेज्ड। इसी एडजेक्टिव से हमने वर्ब बनाई हुई है स्कार। स्कार का मतलब होता है चोट मारना या चोट। कह रहा है हालांकि जो ये चोटें हैं, यहाँ पे नाउन है स्कार। कह रहा है हालांकि जो ये स्कार्स हैं, जो चोटें हैं, जो इंजरी हैं पास्ट की, कह रहा है ये कभी भी फुली हील नहीं होंगी। वियतनाम अपनी इस बुरी हालत को कभी नहीं भूल पाएगा। कह रहा है फिर भी वियतनाम फ्यूचर की तरफ देखता है आशा और डिटर्मिनेशन, यानी कि पक्के इरादे के साथ, और आशा जताते हुए, बैंक ऑन करते हुए अपने खुद के ही जुझारूपन पे और अपनी ताकत पे, जो इसको गाइड फॉरवर्ड कर सकती हैं, इसको आगे ले जा सकती हैं। सिंपल सेंटेंस है। स्कार्स की वर्ब है मे हील, वियतनाम की वर्ब है लुक्स, दैट की वर्ब है कैन गाइड, और रेजिलियंस आप जानते हैं आपका जुझारू बना। चलिए स्कार आप जानते हैं मार्क्स ऑफ इंजरी। अब देखो एक ग्रामर रूल बचा हुआ है, ऊपर हम छोड़ के आए थे, फटाफट से उसको देख लेते हैं। निक्सन जी के बारे में आपको बता दें, ये वही अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो 1971 में बांग्लादेश वॉर के दौरान इंडिया के सामने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन लेकर के आके खड़े हो गए थे इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। इनका ये कहना था कि बांग्लादेश के मामले में इंडिया को बीच में अपनी टांग नहीं फंसानी चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का आपसी मामला है, आप उसको अपने हिसाब से चलने दो। वही निक्सन, और ये वियतनाम वॉर में भी वही निक्सन, है ना। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो थोड़ा सा आपको क्यूरोसिटी होगी। चलिए जो ग्रामर रूल ऊपर रह गया था वो आपको दिखा देते हैं। देखो ये वर्ड देख रहे हो ब्रीद,
ऐसा ही एक वर्ड होता है ब्रेथ, BREATH। अगर आगे ई लगा दूँ तो उसको बोलते हैं ब्रीथ। ब्रीथ, ब्रेथ और ब्रीथ के बीच का फ़र्क जानते हो आप? बता देते हैं आपको डिटेल में। इंग्लिश में ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट, हल्का फुल्का उनमें चेंज आता है, और चेंज आते ही वो वर्ड वर्ब से नाउन या नाउन से वर्ब बन जाता है। कंप्लेंट मतलब शिकायत, शिकायत, और कंप्लेन मतलब शिकायत करना। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा, जिसके लास्ट में ई लगा हुआ है, और बिना ई के एनवलप का मतलब होता है किसी चीज़ को लिफाफे की तरह चारों तरफ से घेर लेना। जैसे फौजियों ने पूरी सिटी को घेर लिया है, धुएं ने पूरे मोहल्ले को घेर लिया है ना, एनवलप कर लिया है। तो ये है एनवलप लिफाफा, और ये है एनवेलप यानी कि किसी चीज़ को घेर लेना, सराउंड कर लेना। ई लग गया तो वर्ब बन गई, ई हट गया तो ई लग गया तो नाउन बन गया, ई हटा दिया तो वर्ब बन गई। तो इन वर्ड्स में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। रिस्पॉन्स एक नाउन है, रिस्पॉन्ड एक वर्ब है। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। वैसे ही ब्रेथ का मतलब होता है जी सांस, नाउन है ना, सांस, और ब्रीथ एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जी सांस लेना। तो ये लिस्ट में अपडेट करता जा रहा हूँ, जितने भी ऐसे मिलेंगे इस लिस्ट में अपने ऐड करते जाएंगे। ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का। वी हैव रिसीव्ड सेवरल कंप्लेंट्स फ्रॉम आवर कस्टमर्स। हमने ढूंढी है या हमें मिली है बहुत सारी शिकायतें हमारे ग्राहकों से। तो कंप्लेंट्स नहीं होगा, कंप्लेन तो एक वर्ब होती है, आपको यहाँ पे नाउन लगाना है। शिकायत के लिए आपको लिखना है कंप्लेंट्स। समझ पा रहे हो ना? रिस्पॉन्स की जगह रिस्पॉन्ड लिख देगा एग्जामिनर, रिस्पॉन्ड की जगह रिस्पॉन्स लिख देगा। तो सही करके इनको आपको बिठाना होता है। कल की क्लास में इन वर्ड्स को अच्छे से मैंने आपको बताया था। यहाँ भी वही हुआ है, ये कैन प्लस में ब्रीथ लिख रहा है, ई लगा के वर्ब बना रहा है। अगर इस ई को निकाल दूँ तो ये नाउन बन जाएगा, मामला आपका खराब हो जाएगा, है ना? समझ पा रहे हो ना? अगर इस ई को मैंने यहाँ से निकाल दिया तो ये नाउन बन जाएगा, ब्रेथ बन जाएगा, जो कि एक नाउन होगा। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को, जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ। क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा गहरा बनाया मैंने, मेंस लेवल का ही बनाया है, कोशिश करनी पड़ेगी इसमें। आप कौन से लेसन्स को लर्न कर सकते हो, सबक को सीख सकते हो वियतनाम वॉर और इसके बाद की घटनाओं से, आफ्टरमाथ से, इस पैसेज में दी गई सूचना के आधार पे? आपको क्या लगता है क्या क्या सबक आपको मिले? ये सबक मिला कि जो वेपन्स हैं वो डायलॉग से ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, उनको प्रेसिडेंस मिलनी चाहिए किसी वॉर को एंड करने में। यानी वॉर को ख़त्म करना हो तो बातचीत से ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत होती है। ये सबक मिलता है आपको। या फिर आपको सबक मिलता है डिप्लोमेसी का और पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तरीकों का, कि ये कितने इंपॉर्टेंस है, बात करना कितना ज़रूरी है। या फिर आपको ये सबक मिलता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है हमारी दुनिया में। थोड़ा आर्टिकल आपने पढ़ लिया है, कोशिश करो, हो सकता है बी और सी दोनों आंसर हो सकता है ए और बी दोनों आंसर्स हों। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, पहले अपना वाला दिमाग चलाओ, फिर मेरे दिमाग से मैच कर लेना। चलो, सभी क्वेश्चंस मैं खुद बनाता हूँ, जैसे एग्जामिनर सोच रहा है उसी तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? सेकंड क्वेश्चन देख लो अपना। कह रहा है जी ये सेंटेंस है, दो द स्कार्स ऑफ द पास्ट मे नेवर फुली हील। इस सेंटेंस का क्या मतलब है वियतनाम के लिए? इन चार मतलब में से कौन सा मतलब निकाल पाओगे? पहला मतलब ये है कि वियतनाम के लिए बड़ा मुश्किल होगा किसी दुश्मन कंट्री से वॉर करना, या ये वियतनाम के लिए बहुत आसान हो जाएगा, वियतनाम बहुत बहादुर हो जाएगा आगे लड़ाई करते हुए किसी भी दुश्मन से, या फिर ये वॉर जो है कभी ना मिटने वाले निशान छोड़ देगी कॉन्शियस पे, चेतना पे, वियतनाम की एक देश के तौर पे, या फिर ये जो वॉर है ये वियतनाम में बदले की भावना भर देगी अपने एनिमी के लिए। ये बदला जो ये सूटेबल टाइम पे लेगा फ्यूचर के अंदर। तो क्या लगता है आपको इस वॉर से वियतनाम को क्या होने वाला है? इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या लगता है? अगेन गहरा क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड है, आंसर निकालो। फर्स्ट कमेंट में डाल दिए, वहाँ से मैच हो जाएंगे। थर्ड में आपसे पूछा है स्मॉल रिलीफ के लिए कौन सा वन वर्ड आपको आता है? हो चुका है ये भी क्लास में। कोल्ड कंफर्ट ईडियम आपसे पूछी है, अगेन ये भी हो चुकी है। बैंक ऑन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपसे पूछा है, ये भी आप सीख चुके हैं, बैंक से इसको कनेक्ट करके आपको बताया था। 6वें और 7वें में 2 इंप्रूवमेंट के आपको मिलेंगे, चांसेस, मौके मिलेंगे। बता देता हूँ आपको मैं। पहला मौका आपको मिल सकता है यहाँ पे इस फ्रेज़ में सेंटेंस की इंप्रूवमेंट का, और दूसरा मौका मिल सकता है इस फ्रेज़ में। कोशिश करके देखो, दोनों इंप्रूवमेंट आपको करके दिखानी है। फर्स्ट कमेंट में आंसर है, उन इंप्रूवमेंट से मेरे वाली से आप अपनी वाली को मैच कर लेना। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले, आंसर्स को चेक करके ज़रूर से बताएं। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी क्वेरी हो, कोई जवाब हो, कोई सुझाव हो, रिकमेंडेशंस हो, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग SSC एंड बैंकिंग।
राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी रिपोर्ट प्रेसी ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में